हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को गणित का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस प्रश्न पत्र में कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखो, पूर्णांक 70 नंबर का पेपर आप लोगों का इस बार भी होने वाला है, ठीक है। टाइम आपको मालूम ही है, 3 घंटे 15 मिनट का समय आप लोगों को मिलेगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। पूरा का पूरा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं, ठीक है। और क्वेश्चन जब जैसे यह प्रश्न पत्र है, अगर इस प्रश्न पत्र का क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया तो समझ लीजिए कि कोई भी कितना भी हार्ड पेपर बने मैथ का, वो सारे क्वेश्चन कर डालोगे, क्योंकि इसमें इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जब आप इसको लगा लोगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ से निर्देश पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से जहाँ से पेपर स्टार्ट होता है वहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो, पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, यहाँ से पहला प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न क्या है। देखो, खंड अ, सेक्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न में है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ठीक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए है और बी के लिए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ए बराबर म स, ठीक है, दो संख्याओं का म स जो है और गुणे बी ए के बराबर होता है, कि ऑप्शन बी सही होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग किस्म से इसका समीकरण बनाया हुआ है। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और इसका तरीका भी होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के म स और ल स के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के म स और ल स के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब पहला प्रश्न क्लियर हुआ ना आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसको एकदम रट जाइए अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहां से दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि परिमेय एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखो, इसका मतलब क्या होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब समझ रहे हो, मतलब शून्य को छोड़ाकर कोई भी परिमेय संख्या ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक दो परिमेय संख्या ले लिया, और कह रहा है एवं अपरिमेय संख्या का भागफल, मतलब इसमें जो परिमेय संख्या है इसमें आप भाग दो किसी अपरिमेय संख्या का। तो मान लेते हैं भाग देता हूं मैं करड़ी में 3, ये अपरिमेय संख्या का भाग दे दिया। तो कह रहा है कि ये जो भागफल है, ये जो पूरी संख्या बन गया, ठीक है, तो ये पूरी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी। प्राकृतिक संख्या की अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या की पूर्ण संख्या, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यह आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और इस बात को नोट कर लो कहीं पे भी कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या, अगर इसमें आप अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हो, तो वो हमेशा आजीवन आपका क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। हमेशा वो कौन सी संख्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। तो इस बात को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, कि कोई भी परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। चलो, ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7, तो अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे बोला है एम स्क्वायर, एम का वैल्यू 5 है तो 5 के स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर, और एन क्या है, एन स्क्वायर, एन का वैल्यू है एम प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका एम प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे होगा 5 के स्क्वायर करोगे तो 25 और प्लस एम, एम का वैल्यू मालूम चल गया, एम का वैल्यू क्या है 5, तो हो जाएगा 5 और प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि ये तो 25 हो गया, और ये 7 5 12, 12 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 25 और प्लस 12 का क्या होता है 144। तो हो जाएगा अंडर रूट में 144 और 25 कितना होता है 169, ठीक है। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13,
13 जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो 13 दिया है, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या मान लिया हमने 2/3, तो इसके समतुल्य कितनी संख्या, बहुत संख्या बना सकते हैं, क्योंकि इसमें एक का गुणा करोगे तो 2/3 आ जाएगा, दो को गुणा कर दोगे तो 2 दूनी के 4, और 3 में 2 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी के 6। ठीक है, इसी तरह बहुत संख्या 4 का 3 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, और 3 का गुणा करोगे तो 3 तिहाई 9, फिर 4 को गुणा करोगे तो 4 दूनी के 8, और 4 तिहाई 12। इस तरह बहुत सारी संख्या आपको प्राप्त हो सकती है, मतलब इनफिनाइट तक, मतलब अपरिभाषित, मतलब बहुत सारी संख्या। तो इसका ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या अनंत हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है मैंने यहाँ पे आपको डिराइव करके दिखा दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। चौथा प्रश्न क्लियर हो गया, पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखो पांचवा प्रश्न बहुत सिंपल है, कह रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और यह बराबर है c1 बटा c2 हो, तो रेखाएं समांतर होगी कि रेखाएं समपाती होंगी कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी होगा, रेखाएं समपाती होंगी। समपाती मतलब एक दूसरे पे चढ़ी हुई। जब भी आप लोगों का दोस्त यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है और उसका इक्वेशन ये बनता हो कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और वो भी बराबर होता है c1 बटा c2 के, तो हमेशा रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। देखो ये भी संख्या बहुत छोटा ही है, कोई भी संख्या मान लेते हैं, किसी संख्या का, तो मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। अगर इस यक्स का अगर हम 1/3 भाग निकालें तो क्या हो जाएगा, 3 का भाग देना पड़ेगा तभी इसका 1/3 भाग निकलेगा। यह बराबर 21 के बराबर है, तो वो संख्या, तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यक्स बराबर इसका गुणा हो जाएगा 21 गुणे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 3 और 3 दूनी के 6, 63। वो संख्या कौन क्या कहलाएगी, 63 कहलाएगी। तो 63 मतलब कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। देखो ये भी क्वेश्चन जो है सिंपल ही है, समझ लो, बस वैल्यू आपको रखना है। देखो एक मूल आपको -2 दिया है, तो जहां पे भी यक्स आएगा वहां पे आपको -2 रखना है, तो यक्स स्क्वायर मतलब कि -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे फिर यक्स आ गया तो -2, फिर माइनस पी बराबर 0। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और प्लस को गुणा इस माइनस में होगा तो माइनस, फिर 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आएगा, फिर माइनस पी बराबर 0। तो -4 से +4 कैंसिल, बच जाएगा माइनस पी बराबर 0। तो पी का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो सातवां प्रश्न भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं, और यहाँ पे आपको दिखेगा आठवां प्रश्न। ठीक है, ये देखो आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न क्या है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे। समबाहु त्रिभुज होंगे कि विषमबाहु त्रिभुज होंगे कि समरूप होंगे कि समद्विबाहु। तो ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन सी पे क्लिक करना, समरूप। क्योंकि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ी भी होंगे आप लोग, किसमें, त्रिभुज वाले चैप्टर में। तो कौन से त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, तभी जाके यह कथन फॉलो होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों की, यक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखो ये भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे। कह रहा है कि यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो यक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वो होता है आपका x, 0 होता है। अगर यही आपका y अक्ष पर स्थित बिंदु रहता तो 0, y हो जाता, लेकिन यक्स अक्ष पर है तो बिंदु क्या कहलाएगा, x, 0, और इस बिंदु का नाम हम p दे देते हैं कि मान लो p। अब इस बिंदु p से
समदूरस्थ हैं दो बिंदु, एक का नाम ए रख लेता हूं, एक का नाम यहाँ पे बी रख लेता हूं, और एक निर्देशांक यहाँ पे दिया है 2, -के 5 और एक का दिया है आपका -2, 9। कह रहा है कि ये जो बिंदु P है वह A और B से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो बताओ कि P का निर्देशांक क्या होगा। तो यहाँ पे जब समदूरस्थ बोल दिया है मतलब समान दूरी पे, मतलब कि AP का जो दूरी होगा, AP बराबर क्या हो जाएगा PB। AP की जो दूरी होगी वो PB की दूरी के बराबर होगी। तो पहले AP की दूरी निकाल दो इधर, इधर PB की दूरी निकाल दो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालना है। तो फॉर्मूला भी सेम आपका यही रहने वाला है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब वैल्यू रखना है, चलो रखते हैं। तो x1 यहाँ पे क्या है x, और -x2 यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपका x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसके बाद है y1 क्या है यहाँ पे 0, और -y2 क्या है यहाँ पे -5, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो +5 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे पीबी का, तो पीबी में क्या होगा x1 ये होगा x2 ये होगा, तो x1 मतलब x माइनस x2 यहाँ पे -2 है, तो ये जो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है यहाँ पे 0 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y2 यहाँ 9 है, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर में इधर भी करनी है इधर भी करनी, तो करनी से करनी यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो करनी हट गया, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर ये आपका x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से 9 घटाओगे तो -9 आएगा, तो -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका x - 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अब माइनस के 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है, और प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। इसी तरह आपका a + b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह x b की जगह 2 और प्लस 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, -9 का स्क्वायर करोगे तो +81 आता है। अब यहाँ से देखो तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 भी कैंसिल, ठीक है, इधर बच जाएगा माइनस के 4x, इधर बच गया आपका 25, ठीक है, बराबर इधर का बच जाएगा आपका 4x, दो दूनी के 4x और प्लस इधर बच जाएगा आपका 81। अब यहाँ पे होगा कि -4x और यह +4x इधर आएगा तो -4x बराबर इधर आपका 81 और +25 उधर जाएगा तो -25, ठीक है, तो -4x मिलकर हो जाएगा -8x बराबर 81 में से 25 अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा 56, ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 56/-8, तो 8 7 56, तो x बराबर -7, ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा x, 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया -7 और ये आपका 0 है ही, तो -7, 0 ये निर्देशांक होगा, तो -7, 0 मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा चारों ऑप्शनों में से। तो चलो, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ठीक है, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूं ए बी और सी, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है।
जिसमें ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, बोला भी है कि ए बी जो है वो बराबर है ए सी के। ठीक है, तो देखो इससे होगा क्या कि ए बी जो है बराबर है ए सी के, तो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ए बी भुजा जो है उसके ए बी भुजा के सामने कोण कौन सा है, कोण सी, वो बराबर होगा ए सी भुजा के सामने कोण कौन सा है, कोण बी। तो कोण सी जो है कोण बी के बराबर होगा। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि समान भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह भी तो लिख दोगे, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, तो देखो कौन सा सही है, तो कोण बी बराबर कोण सी, मतलब ऑप्शन सी वाला जो है वो सही है ऑप्शन। चलो ये भी प्रश्न हो गया। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक त्रिभुज हमने ले लिया, ए बी सी ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि ए बी बराबर 6 कड़ी में 3, तो ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 हो गया, और ए सी बराबर 12, तो यह 12 हो गया, और बी सी बराबर 6, तो बी सी बराबर 6। तो पूछ रहा है यह कोण बी क्या होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब पाइथागोरस नियम लगाइए। अगर पाइथागोरस रूल फॉलो करता है तो समझ लो कि कोण बी 90 अंश होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। चलो देखते हैं बराबर होता है। ए सी का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर मतलब कि 6 कर्ण में 3 का होल स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब कि 6 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 बराबर 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36। तो ये हो जाएगा 144 बराबर 6 3 18 3 3 9 1 10 108 प्लस 36। तो हो जाएगा 144 बराबर 108 में 36 जोड़ोगे तो 144। देखो पाइथागोरस का नियम फॉलो कर दिया ना, इसका मतलब कि कोण बी जो होगा 90 अंश होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज होगा। तो कोण बी का वैल्यू पूछा है तो क्या हो जाएगा 60 अंश कह रहा हूँ, 90 अंश कहाँ गया, ये वाला ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11वां प्रश्न भी बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और 11वां प्रश्न के बाद आएगा 12वां प्रश्न, जो कि इधर है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये वाला प्रश्न। देखो 12वां प्रश्न क्या है, कैसे इसको हल करेंगे, एक पेज ले लेता हूँ हल करने के लिए, ये वाला। चलो, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देखो समबाहु त्रिभुज में तो सबकी भुजाएं जो बराबर हों, तो चलो एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। त्रिभुज कौन सा है, एबीसी। एबीसी हमने बना लिया। सबकी भुजा 2a है, मतलब ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 2a है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी जो भुजा आपकी 2a है। पूछा है कि शीर्ष लंब की लंबाई, मतलब यहाँ से शीर्ष से अगर इस पे भुजा पे लंब डालें तो मान लो ये डी आ गया, लंब हमेशा 90 अंश के कोण पे डाला जाता है, तो वही पूछ रहा है कि एडी की लंबाई बताओ। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या है, कैसे लगाएंगे, बहुत बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो किस प्रकार इसको हल करेंगे। सबसे पहले जब हमने लंब डाला तो दो त्रिभुज बन गया, एक आपका ए डी बी, एक आपका ए डी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, और तथा एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक बना है त्रिभुज आपका ए डी सी। इन दोनों त्रिभुज में अगर हम देखें तो ए बी भुजा ए सी के बराबर है, बिल्कुल। ए बी 2a है, ए बी 2a है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, बिल्कुल। और देखो इस वाले त्रिभुज में भी 90 अंश कोण डी जो 90 अंश है, और इस वाले भी त्रिभुज में कोण डी आपका 90 अंश है, मतलब कि कोण डी जो है कोण डी के बराबर हो गया, क्योंकि ये भी 90 अंश वो भी 90 अंश। ठीक है, और यहाँ पे दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो दोनों, इस त्रिभुज में भी लंब का काम यही कर रहा है और इस त्रिभुज में भी लंब का काम यही कर रहा है, मतलब एडी जो है एडी के बराबर हो गया। तो एडी जो है एडी के बराबर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका ए बी और ए सी कड़ हो गया, तो कड़ को हम क्या बोलते हैं, आर। डी और डी बराबर हो गया मतलब लंब। ठीक है, तो लंब बराबर हो गया आप लोगों का
तो हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इसको एच से डिनोट करेंगे। और एडी और एडी, ठीक है, एडी और एडी क्या आपका है, भुजा है साइड, तो एस, मतलब कि आर एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। मतलब कि त्रिभुज ए डी बी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, ए डी सी के। और जब सर्वांगसम हो गया तो हम आराम से कह सकते हैं कि यह जो बी डी होगा वो डी सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बी डी जो है वो डी सी के बराबर हो गया। मतलब ये लंब गिरा तो ये दो बराबर भागों में बांट दिया ना, तो ये पूरा 2a था, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया। मतलब बी डी डी सी जो है वो ए के बराबर हो गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो सीपीटी द्वारा, सीपीसीटी के द्वारा, उसके विलोम के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज के लिए ए डी बी, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं पाइथागोरस नियम लगा के। तो कर्ण आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे कर्ण क्या है आपका 2a, ठीक है। लंब जो कि हमको निकालना है, और आधार आपको मालूम चले गया कि बी डी आधार है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण आपका 2a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका एडी है उसको निकालना है, प्लस आधार, आधार मतलब बी डी जो इसको ए माने हैं, तो ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दो दूनी के 4a का स्क्वायर, एडी हमको निकालना है तो एडी का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर घट जाएगा इधर आके, तो इधर बच जाएगा ए डी स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट जाएगा तो 3a स्क्वायर बराबर बच जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम ए डी निकाल लें तो यह वर्ग इधर आएगा तो वर्गमूल में आ जाएगा, तो करड़ी में 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये तो करड़ी में रहेगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा ए, तो बाहर हो जाएगा, तो ए डी बराबर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए करड़ी में 3, ए डी मतलब यही ए डी शीर्ष लंब है, ये पूछा था, तो क्या हो जाएगा ए करड़ी में कितना आया है 3, ठीक है। तो ए करड़ी में 3 मतलब ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देखो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए हो तो ए का मान होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए जो है वो बराबर है किसके, कॉस ए के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए, कॉस ए इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा कॉस ए, इधर क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा। साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, टेन ए के, तो टेन ए बराबर एक, तो ये हो जाएगा आपका टेन ए। तो टेन कितना अंश का वैल्यू एक होता है, तो सबको मालूम है 10 45 अंश का वैल्यू, तो 10 45 अंश का वैल्यू एक होता है, तो एक को हमने 10 45 अंश लिख दिया, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश, बात खत्म। 45 अंश मतलब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना इस प्रकार प्रश्न बनते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, ठीक है। अभी तो सब्जेक्टिव बाकी है। 14 प्रश्न देखो, यदि a बराबर 30 अंश तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखो तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है, तो 30 अंश, बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है 30 अंश, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश का मतलब होता है कि 10 30 अंश का स्क्वायर करो, तो 10 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, एक बटे करड़ी में 3, तो हो जाएगा एक बटे करड़ी में 3 और इसका स्क्वायर कर दो, और बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3, तो हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर कर दो, जब करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक का स्क्वायर करोगे तो एक, और करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 3 आने वाला है, और ये हो जाएगा 1 प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, ऊपर हल करोगे तो 3 कम 3 और 3 1 4, ऊपर 4 बटे 3 आ गया, और नीचे आपका 3 1 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर 1 बचा और नीचे 3, मतलब 1 बटे 3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। चलो ये भी प्रश्न हो गया। 15वां प्रश्न देखते हैं। देखो 15वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है, समझ लो। 15वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये है, कहाँ गया, दिख रहा है ना आपको। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, मान लेते हैं कि जब त्रिज्या आर रही होगी, स्मॉल आर, मान लेते हैं कि जब त्रिज्या स्मॉल आर रही होगी
तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें क्या होगा 4πr²। ठीक है, जिस समय त्रिज्या r थी तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अब त्रिज्या को दुगना कर दिया, मतलब कि त्रिज्या को 2r कर दिया गया, तो 2r करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो हो जाएगा 4πr²। r अब इस बार 2r है तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4π इंटू 2×4 r², गुणा करेंगे तो 4 चौक को 16πr² हो जाएगा। ठीक है, बोला क्या सवाल में कि यदि ये गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वृद्धि कितना हुआ। ठीक है, तो वृद्धि कितना होगा 16πr² में से हम 4πr² घटा देते हैं, क्योंकि पहले 4πr² था, अब 16πr² हो गया। कितना ज्यादा हो गया, तब 12πr² जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो सिंपल वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा लो। वृद्धि प्रतिशत में क्या होता है कि वृद्धि, कुल वृद्धि कितना हुआ, तब 12πr²। ठीक है, पहले कितना था, तब 4πr² था। किसके रिस्पेक्ट में प्रतिशत निकाल रहे हो, तो 100 तो लगाना ही पड़ेगा। तो 4πr², देखो πr² से π² कैंसिल, 4 से कट गया, 4 3 12, और 3 को गुणा जब 100 में करोगे तो 300% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो आगे, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है, तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। देखो दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात, व्यास क्या होते हैं, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो मान लेते हैं कि जिस समय त्रिज्या स्मॉल आर थी, मतलब दो वृत्त है ना, तो पहले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। तो अगर पहले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा 2r, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो स्मॉल और कैपिटल आर ये दोनों व्यास हो गया, और व्यास का अनुपात दिया है 4/9। तो अगर 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाए तो r/r 4/9 आया है। ठीक है, और ये पूछा था तो परिधियों का अनुपात, देखो परिधियों का अनुपात भी 4/9 ही होगा। तो 4/9 मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब यहाँ पे माध्य निकालना है। देखो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, वर्ग अंतराल लिखेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद यहाँ पे हम लोग बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बारंबारता लिखते हैं। अब बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, बारंबारता हो गया। इसके बाद मध्यमान लिखते हैं, मध्यमान जिसे हम x कहते हैं। फिर f इंटू एक्स का कॉलम बनता है। देखो जब भी आपको माध्य पूछे यही कॉलम बनाना है। सबसे पहले आप वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता, इसके बाद मध्यमान, इसके बाद एफ एक्स कॉलम बनाना है। दिख रहा है ना आप लोगों को, अच्छे से दिखना चाहिए। वर्ग अंतराल क्या है आपका 0 - 2। ठीक है, तो 0 से लेके 2 तक, फिर 2 से लेके 4 तक, फिर 4 से लेके 6 तक, फिर 6 से लेके 8 तक, फिर 8 से लेके 10 तक। ठीक है, बारंबारता 3 1 5 4 7। तो 3 3 के बाद क्या था 1, 1 के बाद क्या था 5, फिर 4 था, फिर 7 था। मध्यमान कैसे निकलता है, देखो मध्यमान इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1। इसी तरह 2 में 4 का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग दो तो 2 तिहाई 6। अब देखो अंतर कितने का है 2 2 का, 2 2 का अंतर, बस 2 2 जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब f इंटू एक्स मतलब इन दोनों को गुणा, तो 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3, फिर 1 को गुणा 3 में करोगे तो 3, फिर 5 को गुणा 5 में करोगे तो 25, फिर 7 को गुणा 4 में करोगे तो 28, फिर 7 को गुणा 9 में करोगे तो 7 9 63। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स है। तो इसका अगर टोटल हम जोड़ें, देखो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, टोटल योग। तो ये अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों को कितना 122। जोड़ के देख लेना 122 आएगा। और ये होता है आपका सिग्मा एफ। अगर सिग्मा एफ निकालें, अगर इसको हम लोग जोड़ें तो 7 4 11, और 11 5 16, 1 17 और 3 20, ये हो जाएगा आपका 20।
ठीक है। बस जब इतना काम हो जाएगा ना, तो सिंपल आप लोगों को बस फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है समांतर माध्य का। समांतर माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 122 और सिग्मा एफ 20। ठीक है। जब 122 में 20 का जब हम लोग भाग देंगे तो आएगा 6.1। ठीक है। यही आप लोगों का माध्य है 6.1, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो 17वां प्रश्न भी क्लियर हो गया ना। तो जब भी माध्य निकालने के लिए बोले तो यही आप लोगों को रूल अपनाना है बस, और कुछ नहीं। इसके साथ अगर हम बात करें आगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लो कि किसी बारंबारता बटन का माध्य दिया है, बहुलक 28 है, उसका माध्य होगा। सबसे पहले फार्मूला इसका रटा होना चाहिए। फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक और माइनस के 2 गुणे माध्य। यह फार्मूला होता है। तो देखो बहुलक दिया है कितना 28, तब बहुलक की जगह 28 लिख दो बराबर 3 गुणे माध्य पूछा है तो m मान लेते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य भी दिया है कितना 24.1। तो ये तो हो जाएगा आपका 28 बराबर 3 गुणे m। ये कितना हो जाएगा 2 कम 2, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 48.2। अब माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 48.2 बराबर 3 गुणे m। जब इसे जोड़ोगे तो 8 8 16, 4 2 6 1 7, 76.2 बराबर 3 गुणे m आ जाएगा। और जब 3 से कटाओगे तो 3 दूनी के 6, 3 5 15, 3 चौको 12। m का वैल्यू, m मतलब माध्यक, माध्यक कितना आ जाएगा 25.4। ठीक है। 25.4 का मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। 19वां प्रश्न देख लो क्या है। 19वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि उपयुक्त बारंबारता बटन में बहुलक वर्ग होगा। देखो बहुलक वर्ग जब भी दे दे तो बहुत सिंपल है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया। देखो बहुलक क्या कहते हैं कि जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है, तो बारंबारता किसकी अधिक है, देखो 23, 23 सबसे ज्यादा है। किस वर्ग की, तो 20 से लेकर 30 तक जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता अधिक है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा 20 से लेकर 30, 20 से लेकर 30, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है। चलो अब देखो 20वां प्रश्न। ठीक है। बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है कि माध्य कामा माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तभी हमने एक फार्मूला पे क्वेश्चन किया था ये वाला कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। देखो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा खंड ब। ठीक है। मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न खंड ब सेक्शन बी। ठीक है। तो सेक्शन बी वाला हम अलग पार्ट में बनाएंगे, जैसे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, और कल वीडियो जो आएगी वो सेक्शन बी वाला रहेगा, सिर्फ उसमें सारे सेक्शन बी के क्वेश्चन में कराऊंगा। तो डेली बने रहिए, सारे प्रश्न पत्र में करा दूंगा आप लोगों को, और सारे क्वेश्चन अगर कर डालोगे तो मैथ में 90 से लेकर 95 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली आप लोगों की वीडियो अब कल फिर आएगी, इसके पूरा मतलब जो भी इसका विस्तृत सोल्यूशन है पूरा करा दूंगा। ठीक है। तो इंतजार रखना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।